बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एनी कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दैट गिव राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। अब एक एंटिटी है ए लिमिटेड, दूसरी एंटिटी है बी लिमिटेड, उन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एंटिटी ए के लिए अगर वो फाइनेंशियल एसेट है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट एंटिटी ए को मिला है वो एंटिटी ए के लिए फाइनेंशियल एसेट है, तो एंटिटी बी के लिए या तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अब ये डिस्टिंक्शन जो है वो स्टार्ट में ही बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन की हद तक जो है वो बात क्लियर नहीं होती। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिनको आपने जहन में रखना है। इवन कंसोलिडेशन के केस में भी ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एंटिटी जब इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे अभी हमने कहा कि एक एंटिटी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट परचेज कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम, जो एंटिटी बी है, अगर उसमें उसने इन्वेस्टमेंट की है तो या हम उसको सब्सिडरी ट्रीट करेंगे या हम उसको एसोसिएट ट्रीट करेंगे या उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एसेट्स होगी। तो जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला हमारा स्टैंडर्ड है वो बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स को डील कर रहा है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू बोथ अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। अब फाइनेंशियल एसेट्स की हम बात करते हैं। एनी एसेट दैट इज अ कैश, लेकिन हम कैश को फाइनेंशियल एसेट ट्रीट तो करते हैं, लेकिन इसकी रिकॉग्निशन या इसके लिए फर्दर कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। अब फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं तो सिंपल ये है कि अगर एंटिटी ए ने एंटिटी बी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए हुए हैं जो कि लेस देन 20% हैं, तो उसको हम फाइनेंशियल एसेट ट्रीट करेंगे। अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी। अभी हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज नहीं किया, एंटिटी ए के पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि वो फ्यूचर में एंटिटी बी से कैश रिसीव कर सकती है या कोई और फाइनेंशियल एसेट रिसीव कर सकती है। तो तब भी वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, उस कॉन्ट्रेक्चुअल राइट को हम फाइनेंशियल एसेट कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसका अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है। और एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विद अनदर एंटिटी। अब एंटिटी ए के पास कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसने किसी एंटिटी के शेयर्स परचेज किए हुए हैं या डेट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए हुए हैं। उस एंटिटी ए जो है वो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सचेंज करना चाहती है, किसके साथ? एंटिटी बी के साथ, लेकिन अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी, यानी कि एंटिटी ए को उसमें बेनिफिट हो रहा है। इन दैट केस भी हम उसको फाइनेंशियल एसेट कंसिडर करेंगे। अब कैश वाली जो ऑप्शन है वो तो यहाँ से निकल गई। फाइनेंशियल एसेट है एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। हमने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर्स परचेज किए हुए हैं जो कि लेस देन 20% हैं, तो हम उनको फाइनेंशियल एसेट कंसीडर करेंगे। ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है, हम इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
या एंटिटी के पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अ कैश। अब हमने ऊपर बात की थी कि अगर एंटिटी ए ने डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज किया हुआ है तो उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि उस डेट के अगेंस्ट या तो फ्यूचर में उसको कैश मिलेगी, यानी कि एंटिटी बी अपना डेट इंस्ट्रूमेंट वापस लेगी और एंटिटी ए को कैश पे करेगी, या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सचेंज करेगी। इन दैट केस जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो है वो भी एंटिटी ए के लिए फाइनेंशियल एसेट्स है। अब एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, तो चूंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आपने पैसे रिसीव करने हैं। ऑप्शंस हमने बात की, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, तो फ्यूचर में ऑप्शन अवेलेबल है कि हम उससे कैश लेंगे या कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फ्यूचर में एक एंटिटी के शेयर्स में ले सकता हूं उससे, तो वो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट है। या अगर मैंने एंटिटी बी के, मैं एंटिटी ए हूं तो मैंने एंटिटी बी के अगर शेयर्स परचेज किए हुए हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स परचेज किए हुए हैं विच आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, वो सब्सिडरी और एसोसिएट में नहीं आने चाहिए, तभी फाइनेंशियल एसेट कंसिडर होंगे। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या है? एनी लाइबिलिटी दैट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट टू अनदर एंटिटी, यानी कि एंटिटी बी ने क्या किया था, अगर एंटिटी ए के लिए वो फाइनेंशियल एसेट था तो एंटिटी बी के लिए वो क्या था, फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी। उसने फ्यूचर में कैश पे करनी है या कोई और फाइनेंशियल एसेट एंटिटी ए को देना है। टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो वही दूसरा पार्ट था, अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर एंटिटी बी ने कोई फाइनेंशियल एसेट एक्सचेंज करना है, एक ऐसा फाइनेंशियल एसेट लेना है जिसकी मार्केट प्राइस कम है और जो एसेट दे रही है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रही है, उसकी मार्केट प्राइस ज्यादा है, तो दीज आर अनफेवरेबल कंडीशंस, तो उसको भी फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंसिडर किया जाएगा। थ्योरी का एमसीक्यू आएगा इन डेफिनेशन पे। टाइप्स के हैं जी फाइनेंशियल लाइबिलिटी की, ट्रेड पेएबल्स, डिबेंचर, लोन्स पेएबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये बात याद रखनी है कि बी एंटिटी ने अगर शेयर्स इशू किए हुए हैं तो वो डेफिनेटली उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूइंग कंपनी के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन परचेजिंग कंपनी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, आपको काउंटिंग इक्वेशन पता है कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो इक्विटी आएगी। अब अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो वाइंडिंग अप के बाद सबसे पहले क्रेडिटर्स को पे किया जाता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट होती है। अगर कुछ बच जाएगा तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ एन एंटिटी, यानी कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज पे करने के बाद अगर कुछ बच गया, तो अगर वो लोग जिनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि उनको पेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, अब डिविडेंड भी तब पे होगा जब इंटरेस्ट पे हो चुकेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड पे हो चुकेगा, तो अगर प्रॉफिट बचा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो अगर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये हैं कि इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स को रेजिजुअल अमाउंट मिलेगी तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कहेंगे।